प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने एक नए टॉपिक भारत में संविधान निर्माण के बारे में अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत में संविधान निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा का गठन किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, पुरुष सदस्य कितने थे, संविधान सभाओं में महिलाओं की संख्या कितनी थी और संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई, संविधान पर कुल कितना खर्चा आया, ये सभी प्रश्न है वो अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम इसी श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं और आज हम अध्ययन कर रहे हैं भारत में संविधान निर्माण। सबसे पहले हम देखेंगे कि संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा होती है, उस संविधान सभा का क्या अर्थ है। संविधान सभा क्या है? संविधान सभा का तात्पर्य है लोगों द्वारा या लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ऐसी सभा, एक ऐसे प्रतिनिधियों का समूह है जिसके द्वारा संविधान का निर्माण किया जाता है। उन प्रतिनिधियों के समूह को ही संविधान सभा कहा गया है। किसी भी देश की जनसंख्या अधिक होती है, क्षेत्रफल भी अधिक होता है, इसलिए जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है ताकि वो प्रतिनिधि मिलकर है वो संविधान का निर्माण करे, और इन प्रतिनिधियों की सभा को ही संविधान सभा की संज्ञा दी गई है। अगर हम संविधान सभा के इतिहास की बात करें तो विश्व की पहली संविधान सभा 1787 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया सम्मेलन में जो लोग इकट्ठा हुए थे अमेरिका का संविधान बनाने के लिए, उसी फिलाडेल्फिया सम्मेलन को ही विश्व की प्रथम संविधान सभा की संज्ञा दी गई है। अब हम बात करेंगे कि संविधान क्या होता है, संविधान क्या है। तो संविधान का सामान्य जो अर्थ है, संविधान के अगर हम अर्थ की बात करें तो संविधान का सामान्य अर्थ है किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए कानूनों और नियमों का जो संगठित समूह है उसे संविधान कहा गया है। किसी भी देश का शासन चलाने के लिए कानूनों और नियमों का जो लिखित समूह है उसे संविधान कहा गया है। संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। अगर हम लिखित संविधान की बात करें तो भारत, अमेरिका लिखित संविधान के उदाहरण हैं, और अगर हम अलिखित संविधान की बात करें तो ब्रिटेन अलिखित संविधान का एक उदाहरण है। तो संविधान किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए नियमों और कानूनों का संगठित जो समूह है उसे ही संविधान कहा गया है। और ये नियम और कानून लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं, यानी कि संविधान लिखित भी हो सकता है और संविधान अलिखित भी हो सकता है। अगर हम बात करें संविधान की तो संविधान किसी भी देश का सबसे अनिवार्य अंग है। संविधान के द्वारा ही अपने नागरिकों को अधिकार और उन अधिकारों की सीमाओं से अवगत करवाया जाता है। अब हम बात करें भारत में संविधान की इस यात्रा की, तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत में संविधान की मांग आकस्मिक या तात्कालिक रूप से नहीं उठी है, बल्कि भारत में संविधान निर्माण की जो मांग है ये भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से ही जुड़ी हुई है। जैसे जैसे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ता है वैसे वैसे भारत में संविधान निर्माण की मांग प्रबल होती जाती है। लेकिन हम बात करें कि भारत में सबसे पहले संविधान की मांग कहां से उठी और किस प्रकार से उठी, तो भारत में सर्वप्रथम संविधान की जो मांग है ये 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा उठाई गई। बाल गंगाधर तिलक ने अपने स्वराज विधेयक द्वारा, स्वराज विधेयक
सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में 1895 में अपने स्वराज घोषणा पत्र के माध्यम से संविधान की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि भारत का एक संविधान होना चाहिए, यानी कि अगर प्रश्न आए कि भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की, तो उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान की मांग की थी। उन्होंने कहा भारत का एक संविधान होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं बताया कि संविधान का निर्माण कौन करेगा, संविधान किस प्रकार से बनेगा, कौन इसको बनाएंगे। यानी इन्होंने कहीं पर भी संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया था। इन्होंने केवल और केवल संविधान की ही मांग की थी। आगे चलकर 1919 में ब्रिटिश सरकार एक अधिनियम लेकर आई। इसे 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। 1919 में ब्रिटिश सरकार एक अधिनियम लेकर आई और इस अधिनियम को भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसी अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम में कहा गया था कि भारत का संविधान ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटेन की संसद द्वारा है वो तय किया जाएगा। यानी भारत में संविधान निर्माण का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद का है। अब यहाँ पर भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति थे, जो भी पार्टियां थी, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया कि जब देश हमारा है, बनाए गए कानून जब हमारे होंगे, नियम जब हमारे होंगे, हमारे ऊपर लागू होंगे, तो फिर ब्रिटेन की संसद है, ये कौन होती है जो ये तय करेगी कि भारत का संविधान कैसा हो। तो इस अधिनियम का विरोध होना है वो धीरे धीरे वो शुरू हो गया। और महात्मा गांधी ने 1922 में महात्मा गांधी ने इस अधिनियम का विरोध करते हुए 1922 में ये घोषणा कर दी कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप ही होगा। कि भारत का संविधान कैसा होगा ये भारतीयों की इच्छा पर निर्भर करेगा। यानी कि ब्रिटिश संसद को कोई अधिकार नहीं है कि वो भारत के संविधान का निर्माण करे। अब धीरे धीरे ये मांग है वो प्रबल होने लगी कि जो संविधान होगा भारत का वो भारतीयों की इच्छा के अनुरूप ही होगा। और ब्रिटिश सरकार इसका विरोध कर रही थी। ब्रिटिश सरकार कह रही थी कि संविधान भारत में जो बनेगा वो ब्रिटेन की संसद ही बनाएगी। ये यात्रा चलती रही। 1927 में तत्कालीन जो भारत सचिव थे, अगर भारत सचिव की बात करें तो ये पद 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद है वो बनाया गया था। भारत सचिव इसे भारत मंत्री भी कहा जाता था। यानी ब्रिटेन की जो सरकार है भारत के जो भी मामले देखती थी, भारत पर जो भी शासन करती थी, वो भारत सचिव के माध्यम से ही किया करती थी। और उस समय के जो भारत सचिव थे, वर्किंग हेड, इन्होंने भारतीयों को एक चुनौती देना शुरू कर दिया। जब ये मांग प्रबल होने लगी कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा पर निर्भर करेगा, यानी कि भारत का संविधान है वो भारतीय ही बनाएंगे, तो 1927 के तत्कालीन भारत सचिव वर्किंग हेड ने भारतीयों को चुनौती देना आरंभ कर दिया कि आप लोग कह रहे हो कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप होगा, तो आप में से है कोई ऐसा व्यक्ति, है कोई ऐसी संस्था जो इस संविधान का कोई प्रारूप, कोई मॉडल, कोई छोटा लिखित रूप है वो हमारे सामने लाकर पेश कर सके, ताकि हम मान सके कि हाँ आप लोगों में इतनी काबिलियत है कि आप भारत का संविधान बना सको। 1927 में दी गई इस चुनौती को 1928 में मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया। जब भारत सचिव
बर्किंघम ने भारतीयों को ये चुनौती देना आरंभ कर दिया कि आप लोग कह रहे हो कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुरूप हो। आप में से है कोई ऐसा व्यक्ति, है कोई ऐसी संस्था, है कोई ऐसा समूह है जो इस संविधान का कोई लिखित प्रारूप है वो हमारे सामने ला सके, ताकि हम माने कि आप लोगों में इतनी योग्यता है कि आप भारत का संविधान बना सके। और उनकी इस चुनौती को स्वीकार किया मोतीलाल नेहरू ने 1928 में, और उन्होंने संविधान का एक प्रारूप लाकर बर्किंघम के सामने प्रस्तुत किया, और इस प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ये प्रारूप ही इतिहास में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने भारतीय संविधान का एक प्रारूप लाकर है वो तत्कालिक ब्रिटिश सरकार के सामने पेश किया। हालांकि यह प्रयास असफल रहा, लेकिन फिर भी पूछा जाए कि प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान निर्माण का प्रयास किया, तो वो प्रथम व्यक्ति मोतीलाल नेहरू ही थे, जिन्होंने भारत के संविधान का प्रथम प्रयास किया निर्माण का। हालांकि यह प्रयास असफल रहा, लेकिन ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने भारत के संविधान का एक प्रारूप है वो तैयार किया और एक प्रयास किया कि भारत का संविधान है वो किस प्रकार है वो निर्मित हो। और इसी प्रकार ये यात्रा है वो आगे चलती रही। 1934 तक आते आते 1900 अभी तक भारत में केवल संविधान की मांग हो रही है। ये संविधान कैसे बनेगा, कौन सी संस्था इसको बनाएगी, किस प्रकार का ये होगा, ये लिखित होगा, ये अलिखित होगा, ये अभी तक कुछ भी तय नहीं है। 1934 में एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय प्रथम व्यक्ति हुए जिन्होंने संविधान सभा की मांग की। अब तक हमने पढ़ा कि बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की थी, मोतीलाल नेहरू ने संविधान का एक मसौदा तैयार किया, लेकिन अभी तक संविधान सभा शब्द कहीं पर भी नहीं था। संविधान सभा शब्द को अस्तित्व में लाया गया 1934 में एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। तो औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार या संविधान सभा की मांग करने वाले व्यक्ति मानवेंद्र नाथ रॉय थे। मानवेंद्र नाथ रॉय को भारत में साम्यवादी आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, और प्रथम अगर संस्था पूछे, कोई राजनीतिक पार्टी पूछे जिसने संविधान सभा की मांग की, ये तो व्यक्ति थे इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से इन्होंने संविधान सभा की मांग की। अगर पूछा जाए कि भारत में कौन से राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की, तो वो थी स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की। अब भारत में यात्रा संविधान से चलते चलते संविधान सभा तक आ गई कि भारतीयों की एक अन्य मांग उठ गई कि संविधान का निर्माण भारतीयों की संविधान सभा द्वारा होना चाहिए। अब ये संविधान सभा है वो किस प्रकार निर्मित होगी, इसके लिए पहला विचार अगर किसी व्यक्ति ने प्रस्तुत किया तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि संविधान सभा का जो गठन है ये वयस्क मताधिकार द्वारा होगा, कि भारत की जो संविधान सभा है इसका गठन वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। वयस्क मताधिकार का मतलब था बिना किसी जाति, धर्म, मजहब, शिक्षा के भेदभाव किए बिना एक निश्चित आयु प्राप्त व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार होगा, और उनके द्वारा जो व्यक्ति चुने जाएंगे वो ही संविधान सभा का निर्माण करेंगे। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन के लिए वयस्क मताधिकार के विचार को है वो प्रस्तुत किया कि संविधान सभा में जो व्यक्ति होंगे वो वयस्क मताधिकार द्वारा है वो चुने हुए होंगे। अब समय आ गया 1939 का। 1939 का जो समय है ये द्वितीय विश्व युद्ध का है। अब द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका है। अब ब्रिटिश सरकार को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता है ताकि वो इंग्लैंड की तरफ से लड़ सके, द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले सके। अब ब्रिटिश सरकार है वो झुकी हुई है, और इस दौरान 1 अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार इस बात को अस्थायी रूप से स्वीकार करती है कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध
समाप्त होगा, भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन अगस्त प्रस्ताव में इंग्लैंड की जो सरकार है ये अस्थायी रूप से इस बात को स्वीकार करती है, कहीं पर भी स्थायी रूप से इस बात को स्वीकार नहीं करती है। लेकिन 1942 का जो क्रिप्स प्रस्ताव आता है, 1942 के इस क्रिप्स प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेती है कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। यह भारतीयों की एक बहुत बड़ी जीत थी, जहां आकर भारतीयों की संविधान निर्माण की जो मांग है, ये संविधान सभा की गठन तक आकर है वो रुक जाती है। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। ये बात 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव में है, वो ब्रिटिश सरकार द्वारा है वो कही जाती है। अब प्रश्न ये आता है कि भारत का संविधान किस प्रकार का होगा, संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होगा, कितने सदस्य इसमें होंगे। ये सब नियम तय करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक मिशन को भारत में भेजती है, जिसका नाम है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना भारत में संविधान निर्माण के लिए, भारत में संविधान सभा के गठन के लिए, भारत में शांतिपूर्वक सत्ता स्थानांतरण के लिए ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन योजना को भारत भेजती है। और इसे कैबिनेट मिशन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके जो 3 सदस्य थे, सबसे पहले बात करें पैट्रिक लॉरेंस, जो इसके अध्यक्ष थे इस 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन के। स्टीफन क्रिप्स, जो पहले भी क्रिप्स प्रस्ताव में आ चुके हैं, और तीसरे सदस्य एबी एलेक्जेंडर। ये तीनों सदस्य इंग्लैंड की कैबिनेट के सदस्य थे। ब्रिटिश सरकार की जो कैबिनेट थी उसके ये तीनों सदस्य थे कैबिनेट के, इसलिए इस मिशन को, इस योजना को कैबिनेट मिशन योजना का नाम दिया गया। और पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन का भारत में उद्देश्य, भारत में संविधान सभा का गठन करना, भारत में शांतिपूर्वक तरीके से वो सत्ता स्थानांतरण करना है। 24 मार्च 1946 को ये कैबिनेट मिशन भारत आता है और ये तीनों सदस्य 16 मई 1946 को भारतीय नेताओं से बातचीत करते हैं। और भारतीय नेताओं से बातचीत करने के बाद इस कैबिनेट मिशन द्वारा जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं वो संविधान सभा के गठन के बारे में होते हैं कि संविधान सभा का गठन कैसे होगा। ये कैबिनेट मिशन कहता है कि संविधान सभा का जो गठन है ये अप्रत्यक्ष रूप से होगा। यानी कि संविधान सभा के सदस्य भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सीधे तौर पर नहीं चुने जाएंगे, बल्कि इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अब अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन होगा तो कौन करेगा? तो कैबिनेट मिशन इसका जवाब देता है कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा इनका निर्वाचन होगा। और प्रत्येक व्यक्ति, संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। यानी प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा का एक सदस्य निर्वाचित होगा। इसके अलावा
इन्होंने संविधान सभा ने, इसके अलावा कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या 389 तय की। यानी संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कैबिनेट मिशन ने 389 तय की थी। और इसमें भी इन्होंने ये कहा कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होंगे, 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से होंगे। और देशी राज्यों से 93 सदस्य होंगे। और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से होंगे। चार सदस्य। अब ये चीफ कमिश्नरी क्या थे? आज की भाषा में अगर इन्हें कहा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश। और ये 4 कौन कौन से थे उस दौर में? ये केंद्र शासित प्रदेश थे अजमेर, दिल्ली, बलूचिस्तान जो वर्तमान पाकिस्तान में है, और कुर्ग कर्नाटक में है। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश, यहां से 4 सदस्य आएंगे। ब्रिटिश प्रांत जहां पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से शासन था, वहां से 292 सदस्य होंगे। और देशी राज्य 93 सदस्य देशी राज्यों से होंगे। अब प्रश्न ये उठकर आया कि 296 सदस्य हैं, ये तो निर्वाचित हो जाएंगे, इनका तो निर्वाचन हो जाएगा। लेकिन जो देशी राज्य हैं वहां पर सदस्य है वो किस प्रकार से आएंगे, उनका निर्वाचन कौन करेगा? तो इसके लिए कैबिनेट मिशन ने तय किया कि ये जो 93 सदस्य है ये मनोनीत होंगे, यानी राजा अपनी मर्जी से मनोनीत करेगा। तो इस प्रकार से 389 जो सदस्य हैं ये संविधान सभा में है वो कुल रूप से होंगे। इसके अलावा कैबिनेट मिशन ने यह भी तय किया कि जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो, भारत में एक अंतरिम सरकार होगी। भारत में एक अंतरिम सरकार होगी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और इस अंतरिम सरकार में कुल 12 सदस्य होंगे। और आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसके अलावा इन्होंने 296 जो निर्वाचन क्षेत्र थे उनको 3 हिस्सों में बांट दिया कैबिनेट मिशन ने, जिसमें सामान्य, मुस्लिम और सिख 3 निर्वाचन क्षेत्र हो गए। अब इतना तय होने के बाद जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचन होता है, चुनाव होते हैं। टोटल 296 सदस्यों के लिए, क्योंकि 93 सदस्य तो है वो राजा द्वारा मनोनीत होंगे। अब जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए निर्वाचन होता है। इस निर्वाचन में 208 सीटें कांग्रेस की आती है। इस निर्वाचन में 73 सीटें मुस्लिम लीग की आती है। और इस निर्वाचन में 15 सदस्य या 15 सीटें है वो अन्यों की आती हैं। अब यहां पर एक नया खेल या एक नई समस्या है वो शुरू हो जाती है कैबिनेट मिशन के सामने। नई समस्या ये आ जाती है कि मुस्लिम लीग को अब तक लग रहा था कि चुनाव होंगे तो हम कांग्रेस को है वो बराबरी की टक्कर दे पाएंगे। लेकिन जैसा कि परिणामों में दिखाई दिया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में है वो सीटों में भारी अंतर आ गया। मुस्लिम लीग की सदस्य केवल 73 निर्वाचित हुए और कांग्रेस की सदस्य संख्या है वो 208 हो गई। अब मुस्लिम लीग को लगने लगा कि संविधान सभा में हमारी आवाज है वो दबकर रह जाएगी। तो मुस्लिम लीग ने वो संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया
और उन्होंने है वो अपने लिए है वो एक अलग संविधान की है वो मांग करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार है वो मुस्लिम लीग ने है वो संविधान सभा का बहिष्कार शुरू किया और ये 73 सदस्य है वो संविधान सभा से है वो बिल्कुल ही है वो अलग होते चले गए। अब संविधान सभा के सामने एक नई समस्या आ गई, कैबिनेट मिशन के सामने एक नई समस्या आ गई। अब कैबिनेट मिशन में जब 389 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में 389 सदस्य थे। अब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया, तो अब संविधान सभा की सदस्य संख्या का है पुनर्गठन है वो करना आवश्यक हो गया था। अब जब पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी थी, तो बहुत सी किताबों में इसे 324 बताया जाएगा, लेकिन वास्तविक सदस्य संख्या 318 थी। जब 15 अगस्त 1947 को या 14 अगस्त को जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ उस समय संविधान सभा की सदस्य संख्या 318 थी। लेकिन जैसे ही माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन भारत आते हैं या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जब पास होता है, भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, तब सदस्य संख्या है वो पुनः है वो 324 हो जाती है। ये कैसे होती है? 318 होने के बाद 15 अगस्त 1947 को जब सदस्य संख्या 318 थी, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की मांग होना शुरू हो गई। तब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और जब ये 318 सदस्य थे तो बंगाल और पंजाब की सदस्य संख्या का पुनर्गठन किया गया। बंगाल और पंजाब का, बंगाल से 2 सदस्य और जोड़े गए और पंजाब से 4 सदस्य और जोड़े गए, तो टोटल है वो 6 सदस्यों की वृद्धि हुई। तो इस प्रकार की सदस्य संख्या भारत स्वतंत्रता अधिनियम में आते आते 324 हो गई। अब हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठ जाता है संविधान सभा के संबंध में, जब सदस्य संख्या पूछी जाए। यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी है वो भयभीत हो जाते हैं कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी। तो हमारे लिए 389 का आंकड़ा याद रखना बहुत जरूरी है, जब कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा के लिए कुल सदस्य संख्या तय की थी। इसके अलावा जब पूछा जाए स्वतंत्रता के समय कितनी थी, तो 318 थी। अगर पूछा जाए भारत शासन अधिनियम के दौरान कितनी थी, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम के समय कितनी थी, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के समय ये सदस्य संख्या बढ़कर वो 324 हो जाती है। लेकिन जब पूछा जाए सदस्यता के बारे में कि संविधान पर हस्ताक्षर, संविधान जब बनकर तैयार हुआ तब कितने सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए, तो उस समय सदस्य संख्या 284 है, 284 है। 284 सदस्यों ने ही संविधान पर 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में संविधान का निर्माण किसने किया, तो भारत में संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। भारत में संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया था। और इस संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रकार से हुआ था, तो इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। कुल कितने सदस्य हैं उनके लिए निर्वाचन हुआ था, तो उत्तर होगा 296। हमें पता है 93 सदस्य है वो देशी राजाओं द्वारा है वो मनोनीत हुए थे। राजाओं ने अपनी मर्जी से वहां पर किसी प्रकार का कोई निर्वाचन नहीं हुआ था। और जब पूछा जाए कि संविधान पर 26 नवंबर 1949 को कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए, तो उत्तर होगा 284। और ये 26 नवंबर 1949 इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान क्यों लागू किया गया,
जब बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, तो क्यों इतना समय इंतजार किया गया कि 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया? इसको हम आगे देखेंगे। जब हम क्रमबद्ध रूप से इसका अध्ययन कर रहे हैं तो आगे भी है वो इसको इसकी चर्चा में हमें इसका उत्तर है वो मिलता रहेगा कि किस प्रकार है वो संविधान है वो 26 नवंबर 1950 को वो बनकर तैयार हुआ। अब हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन योजना की कार्यप्रणाली की। इसके लिए आप हमारे अगले भाग का इंतजार करें, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान सभा की, कैबिनेट मिशन नहीं, संविधान सभा की कार्यप्रणाली की, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान सभा ने किस प्रकार कार्य किया, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो अगले भाग में हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।